नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसी ज़िंदगी हम और आप जी रहे हैं वैसी ज़िंदगी जीने के लिए कभी किसी और ने कल्पना की होगी और उसने न जाने कितने ख्याल अपने मन में बुने होंगे। जो कुछ भी आज हमारे और आपके पास है, जो कुछ भी आज हमारे और आपके पास है, उसकी चाहत न जाने कितने पहले किसी और ने की होगी और वो इस लाइफ को, इस ज़िंदगी को सोच सोच कर बहुत खुश होता होगा और शायद उसका वो सपना पूरा ना हुआ हो। लेकिन जिसका ये सपना पूरा हो रहा है, ये ज़िंदगी जी रहा है, वो इससे खुश नहीं है। जैसे कि हम और आप, हमारी जैसी ज़िंदगी की कल्पना किसी और ने की और वो सपना पूरा ना हो सका और वो न जाने कहाँ विलुप्त हो गया। वो सपना भी और वो व्यक्ति भी जिसने कभी ये सपना देखा होगा कि उसे हमारी और आपके जैसी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन अफसोस हम और आप उस ज़िंदगी को जी रहे हैं पर हमें खुशी नहीं है। इस ज़िंदगी को नहीं जीना चाहते। हमारी ज़िंदगी कहीं और है, हम कुछ और सपना देखते हैं, हमारी सपनों की दुनिया अलग है। यूँ कह सकते हैं कि हमारी कहानी और हमारी कल्पना उस व्यक्ति से, उन लोगों से अलग है। तो बस वही कहानी और वही कल्पना जो हर किसी व्यक्ति की अलग अलग है और वो अपने दिमाग में अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कल्पनाओं को सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। भले वो उस कहानी को या उस कल्पना तक कभी पहुंच भी न पाए, उस कहानी को कभी महसूस न कर पाए, जो उसने अपने मन में सोचा है वो कभी पूरा न कर पाए, लेकिन वो सपना देखता ज़रूर है, क्योंकि ये अधिकार है मानवों का, लोगों का। सपना पूरा हो न हो वो देखते ज़रूर हैं, क्योंकि उस पे काम करना, अपने सपने को साकार करना, भले वो पूरा हो न हो, उसके लिए मेहनत करना हर आदमी की इच्छा होनी चाहिए और वो पूरा हो न हो लगन से उसके पीछे दौड़ना चाहिए। यही ज़िंदगी का मायने है, यही ज़िंदगी जीने की एक कला है। भले दूसरों के मायने में लोगों की कहानियाँ पूरी हो सकती हैं, सच्ची हो सकती हैं, लेकिन जो वो कहानियाँ जी रहा है, जो उस कहानियों का किरदार है, उसके लिए कहानी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाता है। भले वो जीवन भर प्रयास क्यों ही न करे, वो कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है, कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ छूट जाता है। उस कहानी से भागते भागते वो कहानी थोड़ी बहुत उसके लिए अधूरी रह जाती है। ऐसी ही एक कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन पढ़ा बहुत है, जिसके लेखक दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं और ये कहानी है अक्टूबर जंक्शन। ऐसे दो लोगों की कहानी जो अंत में मिलते तो नहीं हैं पर अपने अपने सफ़र का आनंद लेते हैं और अपनी अपनी कहानी को जीते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं। लेकिन अंत चाहे जैसा हो, जीवन में आगे बढ़ना यही मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यही उसका प्राकृतिक स्वभाव होना चाहिए कि उसकी कहानी पूरी हो न हो, उसको संघर्ष करते रहना है, लड़ते रहना है। ऐसे ही दो पात्र इस कहानी में संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने दिशा में, अपने अपने सपने को साकार करने के लिए, और उनकी मुलाकात होती है। अब ज़्यादा बात न करते हुए, समय न गवाते हुए आपको उस कहानी की तरफ ले चलते हैं और लेखक किस तरह उस कहानी को लिखा है, कितना समय देकर लिखा है, वो जानते हैं और उस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं जो लेखक ने बड़े ही प्यार से किताब के पहले पन्ने पर लिखा है। वो कहते हैं, हमारे पास हर कहानी के दो वर्जन होते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा अपने आप को समझाने के लिए। जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जन एक हो जाते हैं, उस दिन
लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिख देता है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लेना देना नहीं है। यह एक आदाना सा झूठ पूरी कहानी को सच्चा बना देता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर इस कहानी में उतरेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सारी दुनिया दिन रात इस इंतज़ाम में है कि लोगों को कम से कम अपने अंदर झांकने की फुर्सत मिले। इस दौर में किताब पढ़ना अपने आप में बड़ा काम है। किताब का काम वही है जो पानी का एक छोटे से पौधे के लिए होता है। खुशबू और खूबसूरती पानी में नहीं होती, लेकिन हर पौधे को पानी में अपनी खुशबू ढूंढनी पड़ती है। इस किताब को न लिखने की इतनी वजहें इकट्ठा हो गई थी कि इस किताब को लिखना पड़ा। हर बार जब किताब शुरू करता हूँ तो ऐसा लगता है कि किताब पूरी नहीं हो पाएगी। कभी मैं खुद से नाराज़ हो जाता हूँ तो कभी किताब के किरदार नाराज़ हो जाते हैं। महीनों कोई बात नहीं होती, फिर अचानक एक दिन सारे गिले शिकवे भूलकर हम एक हो जाते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। वैसे तो मैं इस कहानी और आपके बीच नहीं आना चाहता था, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका सिरा सही से पकड़ने के लिए लेखक को बीच में आना ही पड़ता है। कहानी में घुसने से पहले बस आप कुछ बातें जान लें तो बेहतर होगा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल मेरे मन में मुसाफिर कैफ़े लिखने से पहले से था, लेकिन ये कहानी कुछ साल नाराज़ रही। मैं कुछ और कहानियाँ ढूंढता रहा, कुछ लिखता रहा और बहुत कुछ मिटाता रहा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल बार बार आता, लेकिन हर बार बात अधूरी छूट जाती। मुझे नहीं मालूम इतना साफ साफ लेखक को किताब के पहले पन्ने पर लिखना भी चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ बातें लिख और बोल देने से बोझ उतार देने जैसा ही होता है। मैं बहुत दिनों से ऐसी कहानी ढूंढ रहा था। ऐसी कहानी से मेरा क्या मतलब है, मुझे खुद भी सही से नहीं पता। कहानियाँ लिखना ऐसे ही कुछ न कुछ ढूंढते रहना है, जहाँ आपको बस एक धुंधला सा विश्वास होता है कि ढूंढने पर शायद कुछ मिल जाए। आखिर में मुझे बस इतना समझ आया कि कुछ कहानियों को पढ़ने और लिखने का बस एक तरीका होता है कि हम उन कहानियों को जी लें। आप इस कहानी को जी पाए तो ठीक, नहीं तो इसको एक बुरा सपना मानकर भूल जाइएगा। समय एक दिन धीरे से अच्छी और बुरी दोनों कहानियों को मिटा देता है। बचते हैं तो कुछ लोग जो सुनी हुई कहानी को अपने हिसाब से बदलकर कहानियाँ आगे बढ़ाते रहते हैं। हर बार किताब पढ़ने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वो सच्ची कहानी थी। मैं हमेशा जवाब घुमा फिरा कर देता हूँ या टाल जाता हूँ। बस एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस कहानी के किरदार सच और सपने के बीच की छोटी सी खाली जगह में मिले थे। बंद मुट्ठी से खुली मुट्ठी भर ही हम जिंदगी को छू पाते हैं। बस इतना ही लेखक उस कहानी को छू पाता है जिसको वह अपने मन से कागज़ पर उतारने के लिए सालों बेचैन रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप अक्टूबर जंक्शन पढ़ते हुए उन्हीं रास्तों से, उन्हीं सच्चाइयों से, उन्हीं गलतियों से वैसे ही गुजरेंगे जैसे इनसे इस कहानी के किरदार गुजरे हैं। 10 अक्टूबर 2020 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली। यूँ तो हिंदुस्तान में किताब का लॉन्च होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाली किताब चित्रा पाठक की है, इसलिए दिल्ली में अच्छी खासी सरगर्मी है। चित्रा की उम्र है करीबन 37 से 38 साल। उसकी पिछली 3 किताबें कुल मिलाकर 50 लाख से ऊपर बिकी हैं। जहां एक तरफ ऐसा लगता है कि किताब बेचने के मामले में चेतन भगत और अमीश त्रिपाठी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, वहीं चित्रा उनको लगातार टक्कर देने लगी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर फेस्ट, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जहां चित्रा को नहीं बुलाया जाता। चित्रा को क्या पसंद है क्या नहीं ये पूरी दुनिया को पता है। शहर की कोई भी
स्पेस 3 पार्टी बिना चित्रा के पूरी नहीं होती। हर संडे का उसका आर्टिकल पेपर में आता है। वह तो आर्टिकल लिखकर भूल जाती है, लेकिन उसके आर्टिकल पर सोशल मीडिया में तब तक डिस्कशन होता रहता है जब तक उसका अगला आर्टिकल नहीं आ जाता। चित्रा हर 10 अक्टूबर को कुछ न कुछ बड़ा अनाउंस करती है। चित्रा की किताब आए 1 साल से ऊपर हो गया था। कुछ महीनों से उसने आर्टिकल लिखना भी बंद कर दिया था। इस दौरान चित्रा किताबों की दुनिया में अपनी जगह बना रही थी। उसी दौरान एक और लेखिका सुरभि परास का नाम उभर कर आया। सुरभि परास हिंदुस्तान की किताबों की दुनिया का ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। सुरभि की पहली किताब 3 पार्ट की एक सीरीज है। उस किताब के 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरे पार्ट का सबको इंतज़ार है। सुरभि का स्टाइल आजकल के सभी लेखकों से बिल्कुल अलग है। सुरभि बच्चों के लिए किताब लिखती है जिसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पढ़ते हैं। मीडिया में यह भी माना जाता है कि सुरभि ने हिंदुस्तान का अपना हैरी पॉटर क्रिएट कर दिया है। किताब के 2 पार्ट आने के बाद से बच्चों से लेकर बूढ़े तक तीसरी किताब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सुरभि परास और चित्रा पाठक की हर बात एक दूसरे से अलग है, लिखने से लेकर लाइफ स्टाइल तक। कमाल की बात यह है कि सुरभि कहाँ रहती है, सुरभि की उम्र क्या है, उसने क्या पढ़ाई की है, वह रहने वाली कहाँ की है, ये किसी को भी नहीं पता। सुरभि की कोई फ़ोटो उसकी किताब के पीछे नहीं आती, न ही वह कोई इंटरव्यू देती है, न ही किसी इवेंट में बोलने के लिए जाती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई बार बुलाए जाने पर सुरभि ने जाने के लिए कभी हामी नहीं भरी। मीडिया में अक्सर ही खबर चलती रहती है कि कोई बड़ा राइटर सुरभि परास के नाम से लिखता है। सुरभि की पहली ही सीरीज की तीसरी किताब का इंतज़ार उसके लाखों फ़ैन कर रहे हैं। सुरभि के पब्लिशर भी सुरभि के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जहां एक तरफ चित्रा को लिटरेचर के क्रिटिक्स कोई भाव नहीं देते, वहीं सुरभि परास क्रिटिक्स की फेवरेट राइटर हैं। चूँकि सुरभि की किताबें भी लाखों में बिकती हैं, इसलिए चित्रा पाठक को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा लिखकर भी लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वैसे चाहे चित्रा पाठक सुरभि परास से न चिढ़ती हों, लेकिन उनके फ़ैन आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देरी हो रही थी, लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही थी। चित्रा के कुछ फ़ैन इस उम्मीद में वहां पहुंचे हैं कि वे अपनी किताब पर ऑटोग्राफ ले सकें। चित्रा अपनी किताब के साथ हाल में पहुंचती। चित्रा की हर बात किसी बड़ी हीरोइन वाली थी। उसने गॉगल पहन रखे थे, शिफॉन की साड़ी उस पर बहुत सूट करती है। उसकी स्टाइल में कई औरतें साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं। चित्रा के बाल छोटे हैं। चित्रा से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वह ऐसे देखती है जैसे आदमी की आत्मा तक का एक्सरे कर लेगी। एक कोट पैंट टाई पहना हुआ 40 साल का आदमी आगे आकर लोगों को चुप करवाना शुरू करता है। अपने स्टाइल से यह आदमी चित्रा का मैनेजर लगता है। आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए, वो बोलता है। चित्रा की टेबल पर पानी की बोतल है, माइक है और एक कप में चाय रखी है। चित्रा पानी पीकर 10 सेकंड का पॉज लेती है और पूरे कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक देखकर बोलना शुरू करती है। इतने में शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोगों का आने के लिए शुक्रिया। चित्रा ने बोलना शुरू ही किया था कि इतने में फिर से शोर शराबा बढ़ना शुरू हो जाता है। हर किसी के पास चित्रा के लिए अलग सवाल है। अगली किताब किस बारे में है, वह अगली छुट्टी मनाने कहाँ जाने वाली है, उसकी किताब पर कौन फिल्म बना रहा है, वह आजकल किसको पढ़ रही है, चित्रा आजकल किसको डेट कर रही है। इतने में पीछे से कुछ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप एक साथ चिल्लाता है,
चित्रा वी लव यू। चित्रा का मैनेजर बीच में आकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। चित्रा माइक को अपने पास खींचकर कहती है, मुझे आप लोगों से एक कन्फेशन करना है। चित्रा कभी कन्फेशन जैसा कमज़ोर शब्द बोलेगी, इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल है। चित्रा ने जो भी किया है डंके की चोट पर किया है। हाल में बैठे लोगों की आंखों में सवाल ही सवाल हैं, जिनके जवाब केवल चित्रा के पास हैं। चित्रा के सामने बैठे एक बुजुर्ग की आंखों में देखती है। चित्रा देखती है एक बुजुर्ग की आंखों में। ये बुजुर्ग चित्रा के साथ ही हॉल में आए थे। वे बुजुर्ग चित्रा की ओर देखकर हामी में अपना सिर हिलाकर जैसे चित्रा को हिम्मत देते हैं। चित्रा चाय का एक सिप लेकर बोलना शुरू करती है। मैं हर 10 अक्टूबर को अपनी नई किताब के बारे में अनाउंस करती हूँ। आज भी मैं एक नई किताब के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ, लेकिन वो किताब मेरी नहीं बल्कि सुरभि परास की है। एक सच जो आज पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है, वो ये कि सुरभि परास और चित्रा पाठक एक ही हैं। चित्रा के इतना बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। उन बुजुर्ग ने चैन की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी पर पीछे टिका दी। चित्रा आगे बोलना शुरू करती है, लेकिन सुरभि परास और चित्रा पाठक केवल किताब के पार्ट 3 में एक हैं। मैंने सुरभि की किताब के पहले 2 पार्ट नहीं लिखे हैं। सुरभि को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने यह सच बता ही दिया है तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि मैंने केवल किताब के पार्ट 3 का आधा हिस्सा लिखा है। मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि सुरभि परास नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सुरभि परास के नाम से सुदीप यादव ने सारी किताबें लिखी हैं। कमरे में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है, लेकिन चित्रा अपना बोलना जारी रखती है। सुदीप कौन है ये आप सब लोगों को पता है। आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि सुदीप यादव, जिसने आज से 10 साल पहले अपनी कंपनी bookmytrip.com से धूम मचा दी थी। सुदीप के ट्विटर पर 50 लाख फॉलोअर थे। सुदीप दुनिया के वंडर अंडर 30 की लिस्ट में, यानी 30 साल से कम उम्र में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी लोग थे, उस लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। अपनी कंपनी के अलावा वह दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट भी करता था। सुदीप यादव के साथ 1 मिनट लिफ्ट में जाने के लिए भी लोग बेचैन रहते थे। 1-2 बार उसने लिफ्ट में मिले हुए किसी लड़के के आइडिया में तुरंत इन्वेस्ट कर दिया था। क्रिकेट में जो जगह सचिन की थी, वो स्टार्टअप की दुनिया में सुदीप यादव की थी। किसी भी कॉलेज का कोई लड़का अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखता था तो वह सुदीप यादव को अपना आइडल मानता था। देश की बड़ी से बड़ी मॉडल और हीरोइन सुदीप यादव के साथ डेट करने के लिए तैयार थी। यह वही सुदीप यादव है जो सुरभि परास के नाम से किताब लिख रहा था। चित्रा ने इतना कहकर पानी पिया। सुदीप ने किताब का 3rd पार्ट खुद क्यों नहीं लिखा? आप सुदीप को कैसे जानती हैं? ये किताब के लिए पब्लिश स्टंट तो नहीं है? आप सुरभि परास से चिढ़ती हैं? सुदीप यादव आज यहाँ क्यों नहीं आया? सुदीप यादव कहाँ है? सवालों के पुल बन जाते हैं चित्रा पाठक के सामने। क्या सुदीप यादव किसी सुरभि परास नाम की लड़की से प्यार करता था? सुदीप और आपके बीच अफेयर है? वगैरह वगैरह। चित्रा के इतना बोलने के बाद कमरे में सवाल कम नहीं हुए थे, बल्कि सवाल और बढ़ गए थे। सब सवालों के जवाब केवल चित्रा के पास थे। आज जो चित्रा लोगों के सामने थी, वह अभी तक की अपनी पब्लिक अपीयरेंस से बिल्कुल अलग थी। आज बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी चित्रा और 10 साल पहले की चित्रा में कोई फ़र्क नहीं था। वह चित्रा जो आज से ठीक 10 साल पहले बनारस गई थी। बाकी की कहानी आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगी।
कि चित्रा पाठक कब बनारस गई थी और क्यों बनारस गई थी और उसकी मुलाकात वहाँ सुदीप यादव से कैसे हुई थी, वगैरह वगैरह। धन्यवाद।